और विद्यार्थियों, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था अम्ल, क्षारक एवं लवण, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, यानी जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक किस तरह से व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अम्ल की, कि अम्ल जल में किस तरह से व्यवहार करता है। तो ये क्या करता है, जल की उपस्थिति में H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ये जल में H+ आयन देते हैं। H+ आयन जो दे रहे थे वो आयन क्या है, H3O- हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले जलीय विलयन यानी जल H2O, और ये क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्या होता है, H3O+ व Cl- का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे ब्रेक किया सबसे पहले HCl को, तो Cl इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण माइनस हो गया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है प्लस हाइड्रोजन वो किसके साथ जुड़ेगा, H2O के साथ। ठीक है, तो H2O के साथ जुड़कर H3O, और ये जो प्लस आपका जो इस हाइड्रोजन पर जो चार्ज था वो यहाँ पर प्लस के रूप में आ जाएगा। ठीक है, और Cl- का निर्माण करेगा। तो देखिए इस प्रकार से हाइड्रोनियम आयन के रूप में ये जो H+ आयन है वो पाए जाते हैं। क्योंकि जो सीधे हाइड्रोजन प्लस आयन है वो अपना स्थायित्व ग्रहण करने के लिए इस रूप में पाए जाते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करें क्षारक की। देखिए, तो क्षारक क्या करते हैं, ये जलीय विलयन में OH आयन बनाते हैं, यानी क्षारक जल की उपस्थिति में OH आयन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए वो किस प्रकार से, तो NaOH एक क्षारक है, NaOH क्या है, एक क्षारक है। अब इसे जल की उपस्थिति में ब्रेक किया जाता है यानी तोड़ा जाता है। तो इसको ब्रेक किया जाए तो क्या होगा, Na+ और OH-। ठीक है, तो जब इन्हें जल की उपस्थिति में ब्रेक किया जाएगा तो Na+ अलग होगा और OH- आयन अलग बनाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्षारक क्या है, जलीय विलयन में OH- आयन बनाते हैं। ठीक है, ये था अम्ल व क्षारक का जल के साथ व्यवहार। अब बात करें जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जल के साथ अम्ल व क्षारक को मिलाते समय कुछ सावधानियां हमें रखनी चाहिए जो निम्न प्रकार से हैं। हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, जब अम्ल व क्षारक को जल में मिला रहे हों तो उसे धीरे धीरे मिलाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका कि यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए कांच का पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया कि धीरे धीरे मिलाना चाहिए, दूसरा हो गया कि जो आपका कांच का पात्र उसे हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, अब कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जल को अम्ल में क्यों नहीं मिलाना चाहिए। तो इसका उत्तर यही होगा, जो आपका दूसरा टॉपिक है यानी दूसरा पॉइंट है वही उत्तर होगा कि यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए का हिलाते रहना चाहिए। तो देखिए कि ये कोई एक पात्र है, इसमें क्या है, अम्ल। ठीक है, और एक पात्र और है जिसमें क्या है, जल। ठीक है,
तो अब बात कर रहे हैं कि जल को अम्ल में क्यों नहीं मिलाना चाहिए, इस जल को अम्ल में क्यों नहीं मिलाना चाहिए। तो जब जल को अम्ल में मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या है, बहुत तीव्र गति में ऊष्मा उत्सर्जित होगी, जिससे विस्फोट होने का या जो व्यक्ति मिला रहा है इसे उसके जलने का भय भी रहता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करना चाहिए, जल को अम्ल में न मिलाकर अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो ये प्रक्रिया आपकी सही रहेगी, और ये पहले वाली प्रक्रिया है वो क्या है, गलत रहेगी। जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए बल्कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अम्ल व क्षारक की प्रबलता। ठीक है, तो किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन या OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। यानी कि कितने OH- आयन या H+ आयन उत्पन्न कर रहा है उस पर अम्ल व क्षारक की प्रबलता निर्भर करती है। यानी जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन प्लस आयन देगा तो अम्लीयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और जितने ज़्यादा OH- आयन देगा क्षारक की प्रबलता बढ़ती जाएगी। तो अम्ल व क्षारकों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, हाइड्रोजन प्लस और OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, अब बात आती है इन्हें मापने की, अम्ल व क्षारकों की प्रबलता को हम कैसे मापें। तो हम इसे मापने के लिए क्या करेंगे, एक जो सार्वत्रिक सूचक होता है उसके द्वारा इसे मापेंगे। अम्ल व क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक बोल सकते हो या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इन दोनों में से सार्वभौमिक या सार्वत्रिक दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये सार्वभौमिक या सार्वत्रिक जो शब्द है वो क्या होता है। ठीक है, तो सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं, सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक क्या होते हैं। ये सूचक क्या है, अनेक सूचकों का एक मिश्रण है। यानी दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी सूचक हो सकते हैं। सूचक बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक, कृत्रिम और सूचक, ये 3 थे। तो 2 या 2 से अधिक सूचकों का मिश्रण हो सकता है। तो यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन, कौन सा, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन व आयन की सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। तो देखिए नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है, उसके द्वारा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये जो एक स्केल दिया गया आपको, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका बीच का पॉइंट यानी 7। ठीक है, सूचक में देखिए कि यहाँ से यानी 14 से जब 0 की ओर चलते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। कहाँ से, जब 14 से लेकर 0 तक, 0 की ओर जब हम जाते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता क्या है, बढ़ती है। यानी कहने का मतलब है कि अम्लीयता का गुण बढ़ता है या अम्ल की प्रबलता बढ़ती रहती है। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा कि जब 0 से लेकर 14 की ओर जाते हैं तो OH- आयन की सांद्रता है वो क्या है, बढ़ती है। तो कहने का अर्थ है कि जब 0 से 14 की तरफ जाएंगे तो
जो क्षारक की प्रबलता है वो क्या है, बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अगली टॉपिक पीएच स्केल की। ठीक है, तो पीएच स्केल आपने नाम सुना होगा। ये क्या है कि सार्वत्रिक सूचक है जिसके द्वारा अम्ल व क्षारक की प्रबलता को मापा जाता है। ये पीएच स्केल तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो देखिए, किसी विलयन में कोई भी विलयन हो, ठीक है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के उसमें जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित है उसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल। ठीक है, पी का अर्थ होता है पुषांश यानी शक्ति, और हाइड्रोजन का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की, एच का यहाँ पर अर्थ है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो नाम से स्पष्ट होगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए जो स्केल उपयोग में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। तो इस स्केल में देखने की कोशिश कीजिए कि ये तो जो निचला डायग्राम है, एक बार दो डायग्राम है, जो निचला डायग्राम है उसमें देखिए कि 14 से जब हम 0 की ओर आ रहे हैं तो H प्लस जो आयन है आपका, ये लिखा है यहाँ पर, उसकी प्रबलता क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, और जब 0 से लेकर हम कहाँ जा रहे हैं, 14 की तरफ, तो वहाँ पर OH माइनस आयन की प्रबलता बढ़ रही है। और जो आपका बीच का जो पॉइंट है वो है 7, इस तरफ है 14, इस तरफ है 0, यानी 7 से उल्टा चलें 0 की तरफ तो क्या होगा, अम्ल। जो विलयन की प्रकृति होगी वो कौन सी होगी, अम्लीय। ठीक है, और क्षारक से 7 से जब 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्षारक की प्रबलता बढ़ेगी। ठीक है, और जब विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7, तो क्या होगा, उदासीन। ठीक है, उदासीन। तो देखिए नीचे, जब विलयन का मान कितना हो, पीएच मान कितना हो, 7, तो देखिए यहाँ पर 7 है स्केल में, तो विलयन की जो प्रकृति होगी वो उदासीन प्रकृति होगी। अगर विलयन का पीएच मान किससे कम है, 7 से कम है, तो विलयन की प्रकृति अम्लीय। 7 से जब इस तरफ जाएंगे तो अम्लता बढ़ेगी, और जब 7 से ज़्यादा हो यानी आगे चलें 7 से, तो क्षारक की प्रबलता बढ़ेगी। तो कह सकते हैं यदि पीएच कम हो तो अम्लीय, 7 से कम हो तो अम्लीय, यदि पीएच 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय विलयन होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ें आगे। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो पहला तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने शरीर से, कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होगा, कितना हो जब हम सही से कार्य करें। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो 7 से 7.8 के बीच होना चाहिए, तभी हमारा शरीर है जो सही तरीके से कार्य करेगा। अगर 7 से कम हुआ तो हमें बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। अगर 7.8 से और ज़्यादा हुआ तो भी हमें क्या है, बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो जो ये हमारा मान है, पीएच मान शरीर का 7 से 7.8 के बीच शरीर सही तरीके से जो अपनी क्रियाएं हैं वो संपन्न करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, वर्षा के जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वर्षा जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो वर्षा का जो जल है उसका पीएच मान 7 के लगभग होना चाहिए। अब देखिए, जब वर्षा का जो पीएच मान है वो 7 से कम हो जाए, 7 से कम कहने का अर्थ है 5.6 या और भी कम, तो वर्षा के जल का
पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्यों कि जब 7 से कम हो पीएच तो अम्लीयता का गुण बढ़ता है, और यहाँ पर कितना है 5.6, तो जो वर्षा होगी वो कौन सी होगी, अम्लीय वर्षा। ठीक है। दूसरा टॉपिक पॉइंट है आपका, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षय का अर्थ होता है दांतों का नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे दंत क्षय कहते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से होता है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम रात्रि के समय भोजन करते हैं तो कुछ जो भोजन है वो हमारे दांतों के बीच उपस्थित रह जाता है। ठीक है। तो वो भोजन है वो क्या करता है, मुंह की अम्लीयता को बढ़ाता है, यानी मुंह का जो पीएच मान है उसे कम करने की कोशिश करता है। और जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो यह अधिक अम्लीयता के कारण दांतों के इनेमल को नष्ट करने लगता है, जिससे दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। अब बात करें अगले पॉइंट की कि जब मधुमक्खी डंक लगाती है तो हमें उस स्थान पर क्या होती है, एक जलन होती है या दर्द होता है। तो वो किसके कारण होता है, देखिए कि मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जलन व दर्द होता है। जिस स्थान पर मधुमक्खी ने डंक लगाया उस स्थान पर जलन होगी और दर्द होगा। तो ये जलन और दर्द क्यों हो रहा है, तो इसके लिए देखें, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल होता है जो क्या करता है, मधुमक्खी के डंक वाले स्थान पर अम्लीय प्रकृति को बढ़ा देता है, यानी उस क्षेत्र की अम्लीयता को बढ़ाता है, जिसके कारण उस स्थान पर जलन होती है। और ठीक है, तो अब देखिए कि जब जो जलन हो रही है उसे ठीक करने के लिए कौन सा उपाय हमें करना चाहिए। तो उसके लिए देखें कि इसके उपचार के लिए क्षारीय प्रकृति के, यानी कोई भी क्षारीय प्रकृति के रसायन हो उनका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अम्ल की जो प्रकृति है उसे नष्ट करने की क्षमता क्षारक रखते हैं। ठीक है। अब जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा वो देखिए कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट यानी विशेष पीएच की आवश्यकता होती है। कोई भी पौधा हो अगर, तो उसे उगने के लिए कोई विशेष पीएच की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि जो इतना पीएच होगा तभी ये पौधा विकसित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। ये थे हमारे दैनिक जीवन में अम्ल व क्षारक के प्रभाव। ठीक है, तो अगला ये चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें अगले वीडियो तक। धन्यवाद।